आज हम लोग हिंदी भाषा में हम इस चीज़ की पहचान करें कि हिंदी कब से हम कहते हैं कि ये भाषा हिंदी है, और हम यह क्यों कहते हैं कि यह कैसे कहते हैं, यह कब एक भाषा के तौर पर स्वीकृत हो रही होती है, और हम कैसे कह सकते हैं कि ये अब भाई यहाँ से इस भाषा को हम हिंदी के तौर पर स्वीकार कर रहे होते हैं। तो इसको देखने समझने के लिए हमें मोटे तौर पर थोड़ा सा भाषा की एक पूर्व पीठिका देनी पड़ेगी, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यह देखें कि भारत जो है, भारत में मोटे तौर पर भाषा के 4 परिवार हैं। एक जिसको हम कहते हैं आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, तिब्बती वर्मी भाषा परिवार, तिब्बती वर्मी भाषा परिवार। 4 भाषा परिवार है। जब हम शब्द परिवार का उल्लेख करते हैं तो इसका एक सामान्य अर्थ होता है कि परिवार यानी एक से ज़्यादा जैसे लोग। उसी तरह से अगर हम भाषा के संदर्भ में परिवार बोलते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि एक परिवार है जहाँ एक से ज़्यादा भाषा या बोलियाँ हैं। तो हम जिस हिंदी की बात कर रहे हैं उसका संबंध इसी आर्य भाषा परिवार से है। ये बहुत आसान है समझने के लिए, इस पर हम लोग 1 आध मिनट के बाद आएंगे। द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत में हमारे यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है आदि। मुंडा भाषा परिवार में हमारे देश के संथाल, मुंडा आदि आदिवासियों की जो भाषाएं हैं वो इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। और तिब्बती वर्मी परिवार में हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असमिया को छोड़कर लगभग जो बोलियां या भाषाएं बोली जाती हैं वह इस परिवार के सदस्य हैं। अब हम लोग इस आर्य भाषा परिवार या इसे हम भारतीय आर्य भाषा परिवार कहेंगे, ये भारतीय आर्य भाषा परिवार, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और एकदम आसान है, हमें बस यहाँ तक पहुँचना है और इसका संबंध आपके समूचे हिंदी साहित्य में दोनों जो पेपर हैं उसकी एक बेसिक या मूल समझ के लिए यह एक आवश्यक और बहुत आसान सा हिस्सा है। तो यह भारतीय आर्य भाषा परिवार में आर्य भाषा यानी वह भाषा जो आर्यों की भाषा है। एक मोटे तौर पर इतिहास अध्ययन के क्रम में हम आप यह जानते हैं कि आर्यों की पहचान ज़्यादा आसान है भाषाई आधार पर, और हम लोग यह कहते हैं, मानते हैं और यह जाना हुआ है, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भाई आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत। तो हम लोग इसी को केंद्र में रखकर अब इस भारतीय आर्य भाषा परिवार की समझ को खोलने और देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसके कई हिस्से हैं, विकास का चरण है। तो पहले एक बात समझ लेते हैं कि कोई भी भाषा जो केंद्र में होती है, मान लीजिए कोई एक भाषा जो साहित्य की भाषा है या केंद्र में है या किसी की भाषा है, और अब इस भाषा के लोग आगे बढ़कर यहाँ आ गए और यहाँ ये इतने जगह पर हैं तो इनके पास अपनी वो भाषा है, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पास भी शायद अपनी कोई भाषा है। तो भाषा में भाषा और शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया या एक दूसरे से दोस्ती की प्रक्रिया लंबे वर्षों या लंबे कालखंड तक चलती रहती है। तो यह भाषा यहाँ से आए हुए लोगों का समूह यह भाषा बोल रहा है और उनका इन लोगों से भी संपर्क हो रहा है।
तो दोनों की भाषा एक दूसरे के लिए हम यह मान लें एकदम अजनबी है, लेकिन जीवन में संपर्क हो रहा होता तो हमेशा भाषा से ही संपर्क नहीं होते। वह युद्ध से भी हो सकते हैं, शांति से भी हो सकते हैं, लेन देन से भी हो सकता है, एक दूसरे को देखकर समझने से भी हो सकता है। तो अब जब यह संपर्क बढ़ रहा होगा तो धीरे धीरे इनकी यह जो भाषा है, इन लोगों की इस भाषा में इसके भी कुछ शब्द आ रहे होंगे और इनकी भाषा में हो सकता है इनके कुछ शब्द चले जाएं, और इस क्रम में एक निर्माण प्रक्रिया में दोनों के एक दूसरे से कुछ चीज़ें मिलेंगे और धीरे धीरे एक नई टाइप की भाषा फिर सृजित होगी। भाषा का यह विकास क्रम यह ऐसा होता है कि अमूमन जो पहले चरण से भाषा दूसरे चरण की तरफ जाती है तो यह सरलीकरण की तरफ जाती है। यानी अगर कोई भाषा उसका एक नया रूप आपके सामने आ रहा है तो वह पहले जटिल हुआ करती होगी, फिर वह उससे सरल होगी, फिर यह इससे आगे जाएगी तो इससे भी फिर और सरल होगी। यह इस चीज़ को, इस मोटी मोटी बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है और एक इस बात को कि आपसे संपर्क में शब्दों का एक दूसरे के यहाँ स्थानांतरण या आवागमन होता है और एक नए भाषा के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब इस हिंदी तक की छोटी सी 2-4 मिनट की यात्रा करेंगे। ये जो भारतीय आर्य भाषा है, इस भारतीय आर्य भाषा के विकास के 3 चरण की तरफ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसमें पहला चरण है वह उसकी भाषा है वैदिक संस्कृत, या इसे छंदस भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत या छंदस भी कहते हैं। इसका कालखंड मोटे तौर पर 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृत है, यानी यह जो संस्कृत है इसमें उपलब्ध कौन से ग्रंथ हैं? वेद आदि, ऋग्वेद, सामवेद जैसे, यानी इस भाषा में वेदादि ग्रंथ लिखे गए हैं। इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विकास की यह पहली अवस्था हो गई। इसकी दूसरी अवस्था जो है वह लौकिक संस्कृत है, या जिसे हम केवल संस्कृत कह सकते हैं, लौकिक संस्कृत। अब गौर से देखेंगे कि यह भी संस्कृत है और यह भी संस्कृत है। वह वैदिक है और लौकिक। लौकिक यानी लोक की तरफ झुका हुआ, यानी थोड़े से आम जन के तो थे, तो ये वैदिक जन ही, तो फिर वो आम जन कौन होंगे? तो जाहिर सी बात है कि वह जो हमने पहले कहा कि वह विकास के चरण में एक दूसरे के संपर्क में आने पर, एक दूसरे की बोली या भाषाओं के शब्दों के आवागमन से यह जो संस्कृत बनी, यह इससे सरल हो गई। वैदिक संस्कृत या छंदस से यह लौकिक संस्कृत सरल है और इसका कालखंड है मोटे तौर पर 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, लगभग 500 सालों का एक कालखंड है। यानी यह वैदिक संस्कृत से थोड़ी सरल हुई लौकिक संस्कृत। इसमें अगर वेदादि ग्रंथ इस भाषा में है तो इसमें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना, यानी रामायण महाभारत वेदों में प्रयोग किए गए संस्कृत से थोड़े सरल संस्कृत में लिखे गए, इसलिए वह वैदिक संस्कृत है। और यह लौकिक संस्कृत है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाषा क्रमशः विकास करती है जटिल से सरल की ओर। तो यह जो आर्य हैं उनकी भाषा क्या है? संस्कृत। वो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से उनका इतिहास दिखाई पड़ता है
और तब जो उनकी भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। अगले चरण में वही संस्कृत लौकिक हो जाती है क्योंकि वह सरल हो जाती है। इस दोनों कालखंड को हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के तौर पर मानते हैं। उसके बाद आता है दूसरा चरण, जिसे हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें 3 चरण हैं। एक पाली, इस पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका कालखंड 500 ईस्वी पूर्व से, इसका कालखंड 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक, लगभग 500 वर्षों तक यह है पाली। यानी वह उस संस्कृत की परंपरा से ही निकली हुई, लेकिन उससे और थोड़ी अलग। पाली के लिखे गए धम्मपद आदि जो साहित्य हैं वह इस भाषा में है। इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं पाली को। उसके बाद दूसरा है प्राकृत। इस प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसका कालखंड 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी तक यह, इसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। इसी की बोलियां हैं मागधी, अर्धमागधी, ब्राचट, महाराष्ट्री, पैसाची आदि, जिससे आगे की तमाम और भाषाएं निकलती हैं। प्राकृत साहित्य इसी में लिखा गया। और उसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जिस भाषा का कालखंड मान लेते हैं वह अपभ्रंश है। इसे तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश हल्का सा सिलेबस में है, ये सब तो नहीं। और कभी अगर मान लीजिए अपभ्रंश न लिखकर तृतीय प्राकृत लिख दिया जाए तो आप समझ लेंगे कि अपभ्रंश पर सवाल पूछा गया है। और यह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका कालखंड है। और तब 1000 ईस्वी से हमारे यहाँ इस आर्य भाषा के परिवार के विकास में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत होती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत होती है। आधुनिक, इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमारी हिंदी जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी मानते हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, असमिया, लहदा, इस तरह की तमाम जो ये भाषाएं हैं ये सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। और यह 1000 ईस्वी के आसपास से निकलती हैं। अब सवाल उठता है कि यह कह देने से कि भाई 1000 ईस्वी के आसपास से यह शुरू होता है, इसको कैसे कहें भाई? क्यों माने कि यह 1000 ईस्वी के आसपास से? आखिर ऐसी कौन सी चीज इस भाषा में अपभ्रंश वाले से आगे, ऐसे कौन से सुरखाब के पर दिखाई पड़ गए, हमने कहना शुरू किया कि भाई अब यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है? तो बस सिंपल है कि हम सबसे पहले यह समझ लें कि यह जो हिंदी है, हिंदी भाषा के तौर पर एक सरल भाषा है। और हमारे कह देने से नहीं होगा भाई तो पीछे की भाषा जटिल थी, यह सरल है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझें कि कोई भाषा तब सरल हो जाती है जब वह जितनी ज़्यादा टूटती है। भाषा जितनी ज़्यादा जटिल होती है, क्लिष्ट होती है, उसमें एक दूसरे पर, ऐसे सामान्य शब्दों में समझिए कि एक दूसरे पर चढ़े हुए शब्द होते हैं, वो बहुत ज़्यादा संयुक्त होते हैं, तो वह ज़्यादा जटिल या क्लिष्ट भाषा होती है। और भाषा में जितनी वह संश्लिष्टता खत्म होती है, विशिष्ट होता है, टूटन होती है, वो भाषा सरल होती है। एक सिंपल समझ के लिए समझ लें कि भाषा में अगर परसर्गों का प्रयोग हो, से में, ने, ते, के, पे, से, इसका अगर प्रयोग हो तो उससे क्या होगा कि वाक्य टूटते रहेंगे और वह सरलता की ओर बढ़ेंगे।
एक उदाहरण से देखते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता का एक पहला श्लोक देख लेते हैं। उसमें संजय से धृतराष्ट्र कुछ पूछते हैं। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृतराष्ट्र हुआ, धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामकाः पांडवास किम कुर्वन्तु संजय। ढेर सारी बातें एक श्लोक में लिख दी गई हैं कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से संवेत रूप से उपस्थित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र अभी क्या कर रहे हैं, हे संजय मुझे बताओ। अब उस संस्कृत को हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हम संस्कृत के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संस्कृत जो एक भाषा है, भाषा के तौर पर वो संश्लिष्ट है, और धीरे धीरे जो हम आगे चरण में जाते हैं तो भाषा में टूटन होती है वह सरलता के लिए। तो हम यह देखेंगे कि भाई क्या कुछ बदलाव हो रहा है और यह सरल हो रही है, और हम कहते हैं कि अब यहाँ से इस भाषा को हम लोग हिंदी कहें। हालांकि हिंदी में बहुत सारी बोलियां और भाषाएं हैं, वो प्रारंभिक तौर पर उस पर बात हम लोग दूसरे क्लास और लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि तीन मोटी मोटी चीज़ें उस समय दिखाई पड़ती हैं जिससे कि यह माना जाता है कि यह 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत है। एक पहला कि अब जो है क्षतिपूर्ति दीर्घता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। क्षतिपूर्ति दीर्घता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, गौर करेंगे। क्षति माने लॉस, पूर्ति गेन, दीर्घ माने बड़ा होना। ऐसे समझें कि इसके पहले अभी अपभ्रंश तक लिखा जा रहा था कज, अब हम लोग गौर करते हैं कि वो लिखा जाने लगा काज। इसके पहले लिखा जा रहा था कम, अब लिखा जाने लगा काम। अब गौर से देखें, यहाँ 2 ज है, यहाँ 2 म है, यहाँ एक ही ज है, तो इस 2 ज में से एक की क्षति हुई। ठीक, और उस क्षति की यहाँ क है अ, यहाँ का है आ, तो यह छोटी से बड़ी हो जाती है, हरस से दीर्घ हो जाता है। ठीक, अ का आ हो जाता है, तो इसकी क्षति होती है और उसकी पूर्ति क्या होती है, अ का आ हो जाने से। कोई दिक्कत? तो ये कज से काज हो गया, वैसे यह कम से काम हो गया। यह क्षतिपूर्ति दीर्घता अब दिखाई पड़ती है, वो एक सरलता है, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे लक्षण दिखाई पड़ते हैं वह दिखाई पड़ते हैं परसर्गों का उदय होने लगता है। यहाँ आकर अभी जो मैंने बात कही थी, परसर्गों का उदय होने लगता है, यानी के, ते, जे, ने, पे, ये वाक्यों में आने लगते हैं, जिससे वाक्य सरल होने लगते हैं। ठीक, और तीसरा विलक्षण यह होता है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग फिर से बढ़ने लगता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग यह बढ़ने लगता है। इसका क्या अर्थ हुआ? तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द। आप लोग जानते होंगे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम वही संस्कृत के शब्द, तदभव यानी उससे उद्भव, संस्कृत के शब्द यानी कोई थोड़ा रूप बदल कर, जैसे दुग्ध से दूध हो गया। देशज वो शब्द नहीं जो देश की बोलियों में कहाँ से आए हैं कोई स्रोत नहीं पता सकते, वो चलते हैं। और विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हमारी भाषा में हैं, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी आदि से। ठीक, तो तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्दों की ओर फिर से लोग लौट रहे हैं। अरे इतनी बड़ी यात्रा के बाद फिर से उन शब्दों की ओर लौट रहे हैं। शब्द खत्म तो हुए नहीं, वही विभिन्न रूप बदल कर चल रहे थे। अब ये हुआ होगा कि शब्दों के रूप परिवर्तन के क्रम में पुराने शब्द तो है ही हैं, तो ये हुआ होगा कि एक ही शब्द की ध्वनि 3-4 चीज़ों के लिए सुनाई पड़ने लगी हो। जैसे समझने के लिए मान लीजिए कि कोई पत, पच, प, कुछ भी। अब ये मान लीजिए कि यह जो ध्वनि है यह अलग अलग शब्दों के लिए हो और लगभग एक ही जैसा सुनाई पड़ने लगे, तो इससे क्या होते हैं कि मुश्किल होने लगेंगे।
तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए हो सकता है कि फिर से संस्कृत के पुराने शब्दों की ओर लौटने लगे, तत्सम शब्दों की ओर। यह 3 विशेषताएं, क्षतिपूर्ति दीर्घता का आना, परसर्गों का उदय और तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना, ये मोटे तौर पर 3 विशेषताएं हैं जिसके जरिए यह पहचान की जाती है कि भाई अब ये आधुनिक आर्य भाषा हिंदी की शुरुआत हो रही है। और चूंकि ये तीनों अभिलक्षण 1000 ईस्वी के आसपास हमारी भाषा में उभरने लगते हैं, इसलिए हम यह मानते हैं कि 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत